वन के स्टूडेंट हो और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ खोलते ही आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और सबसे सिंपल तरीके से समझेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। बचपन से हमने एसएसटी में पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। अब वही बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये बी आर अम्बेडकर ने। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो क्या बताता है? जो बताता है पोजीशन पावर्स ऑफ थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो थ्री ऑर्गन्स है ना, उनकी पोजीशन और उनकी पावर्स क्या है? थ्री ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारी कंट्री में यूज होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर हम एक स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां यूनिफॉर्म का रूल ना हो, अटेंडेंस का रूल ना हो, या टीचर के क्या राइट है, टीचर को क्या काम करना है, प्रिंसिपल को क्या काम करना है, कौन क्या बोल सकता है, हिंदी वाली मैम को हिंदी पढ़ानी है, इंग्लिश वाली मैम को, ये सब काम अगर प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं होंगे, ये सब काम अच्छे से होंगे नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा, तो सब कुछ बहुत क्या हो जाएगा, एकदम कंफ्यूजेबल हो जाएगा। तो वही बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री को बताता है कि किसके पास क्या पावर है, किसको क्या काम करना है और कंट्री को कैसे बेटर बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी पावर्स सीधी लिखी हुई है और समझी जा सकती है। उसकी पावर्स क्या होंगी, लोगों के पास क्या राइट्स होंगे, कोर्ट्स के पास क्या राइट्स होंगे, सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको सुप्रीम लॉ भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? सुप्रीम लॉ है, इससे बड़ा कोई लॉ नहीं है। सिंपल सी ट्रिक से और आंसर को लिंक करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, ये याद रख दोगे, रूल बुक और राइट बुक। राइट्स बुक और रूल बुक के नाम से याद रखोगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं भूलोगे। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या होता? सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो इलेक्शन कब होते, कैसे होते, डिसाइड ही नहीं कर पाता। सेकंड, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो गवर्नमेंट किसी को पकड़ के जेल के अंदर डाल देती, ठीक है, मतलब डाल सकती थी कि वो अपना ही चलाती। और फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती नहीं मिलती, कोई गारंटी नहीं है अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता। कॉन्स्टिट्यूशन पावर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर को लिमिटेड बनाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई नेता हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, सबके इक्वल है, सबके राइट्स को इक्वली बताता है कि आपको क्या काम करना है, किस दायरे में रह के काम करना है, वो उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई लॉ ही नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया है? सुप्रीम लॉ बोला गया है। या कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ, इससे ऊपर कोई भी लॉ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर है? सबसे पहला फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज बाकायदा लिखी हुई है। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कितना कितना लिखा हुआ है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स है और 8 शेड्यूल है। सबकी संख्या बढ़ चुकी है क्योंकि समय के साथ क्या हुआ है? अमेंडमेंट्स हुई है, चेंजेस की वजह से इनकी नंबर भी बढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सेकंड फीचर के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर में लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरी कंट्री का सबसे लेंथी, सबसे बड़ा, सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किया था। तो क्या क्यों लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है? इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहले डाइवर्सिटी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग, कोई पंजाबी है, कोई मुस्लिम है, और उस हिसाब से चीजें भी अलग अलग हो जाती हैं, इवन स्टेट वाइज, और बहुत सारे डाइवर्स लोग हैं, लोगों की मान्यता अलग है, लोगों का रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, तो डाइवर्सिटी की वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को लंबा माना गया है। फंडामेंटल राइट,
फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें, इसकी वजह से काफी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसकी वजह से ये लेंथीएस्ट है। नेक्स्ट डिटेल, हर प्रोविजन को डिटेल में लिखा गया है। नेक्स्ट लार्ज पॉपुलेशन, ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन खुद से ही इतनी ज्यादा है, इसीलिए उसमें चेंजेस लाना, उसमें कुछ भी करना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के बहुत ज्यादा लॉस को, बहुत ज्यादा चीजों को बारीकी से देख के उनके ऊपर कानून बनाना। सो लार्ज पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, दो चीज तो याद रखना, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मैक्सिमम पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है फेडरल स्ट्रक्चर बताने में भी, फेडरल स्ट्रक्चर ऑलरेडी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे पावर्स डिवाइडेड होती है ना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। जब इतनी सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगी तो इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का लंबा होना तो बनता ही है। तो ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड फीचर क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? थर्ड फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना हमारा, वो इंडिया ने अडॉप्ट कहाँ से किया? ब्रिटिश मॉडल से अडॉप्ट किया है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना वो क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। अब बात करते हैं फोर्थ फीचर के बारे में। फोर्थ फीचर क्या है? फेडरल विद यूनिटरी के बारे में डिटेल में समझने से पहले समझते हैं कि फेडरल मतलब क्या होता है। फेडरल मतलब होता है जब डिवाइड होती है, और यूनिटरी का मतलब कहते हैं पावर जब एक के हाथ में रह जाती है। तो सिंपल सा क्या मतलब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फेडरल विद यूनिटरी वाइज, मतलब कुछ समय तो कुछ टाइम पे तो ऐसा होता है कि पावर्स डिवाइडेड होती है, बट इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो पावर पूरी किसके हाथ में चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल जाती है कि वो अपना कंट्रोल ले सकता है, मतलब वो कंट्रोल कर सकता है। और वैसे नॉर्मल सिचुएशन होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके पावर्स का यूज करते हैं। बट इमरजेंसी तो पावर्स पूरी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है पार्टी की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ होल्ड ले सकता है। इसलिए फेडरल विद यूनिटरी हो सकती है। अगर अभी भी इसको कंफ्यूजन है तो इसको क्वासी फेडरल भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम है, इसका नाम है क्वासी फेडरल। अगर इसको समझने में प्रॉब्लम है तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर होता है, मान लो 3-4 भाई मेरी फैमिली में, तो हर कोई अपनी अपनी फैमिली का खर्चा करता है, हर कोई अपनी फैमिली का डिसीजन लेता है। लेकिन अगर कोई टफ सिचुएशन आ जाती है, सबसे बड़े मेंबर के पास जाते हैं और वो फाइनली कोई डिसीजन लेता है। तो वैसे ही पहले क्या होता है, पावर्स डिवाइडेड होती है, बट कुछ टफ सिचुएशन आती है तो बड़ा मेंबर डिसीजन लेता है। सेम इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फीचर की, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का क्या मतलब होता है, ये समझने से पहले हम समझते हैं जुडिशियरी क्या होता है। जुडिशियरी होते हैं हमारे कोर्ट सिस्टम। कोर्ट सिस्टम, कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब क्या कहलाते हैं? जुडिशियरी कहलाते हैं। और ये इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया है? इनको बोला गया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आके डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जुडिशियरी के पहले इंडिपेंडेंट लिखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि सोचिए अगर कोर्ट गवर्नमेंट के प्रेशर करने लगे और उनके हिसाब से डिसीजन लेने लगे, तो क्या किसी पर्सन को न्याय मिल सकता है? बताइए, क्या किसी पर्सन को न्याय मिल सकता है? नहीं। इसीलिए जुडिशियरी को फ्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर रखा गया है। जुडिशियरी एकदम फ्री है, उसको जो डिसीजन लेना अपने बेसिस पे लेंगे, ना किसी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होके, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होके वो डिसीजन लेंगे। इसीलिए जुडिशियरी को बोला गया इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता होगा, तो क्या गवर्नमेंट को कोई रोक सकता है? यस। कौन रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर, अथॉरिटी रहती है कि वो गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन को बिगाड़ने से रोक सकती है। इसीलिए
हमारे जुडिशियरी को क्या बोला गया है? गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको चेंज नहीं होने देगा। सिक्स्थ फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सिटीजन्स को कुछ इम्पोर्टेंट राइट्स दिए गए थे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का सेवेंथ फीचर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन और प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में और क्या बोलते हैं? DPS। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को देता है ताकि वो एक वेलफेयर स्टेट बना सके। डीपीएससी क्यों बनाया गया है? डीपीएससी इसलिए बनाया गया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल नोटिस बता देता ना तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। गवर्नमेंट को तो बहुत सारी चीजें नहीं पता है उन्हें क्या काम करना है, तो उनके पास भी कुछ होते हैं जिनके ऊपर उन्हें काम करना है। क्या होते हैं? जैसे कुछ चीजें उनको देश से गरीबी कम करनी है, सबको अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी हेल्थ देनी है, इक्वल पे देना है, अपॉर्चुनिटीज देनी है, तो ये सब काम कौन बताता है? गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, और उन्हीं को अपन क्या नाम देते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर हमारे देश के सारे सिटीजन अगर सिर्फ अपनी राइट्स की बात करें और ड्यूटीज को इग्नोर कर दे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर कर दे, तो देश का स्मूथली चल सकता है? नहीं चल सकता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट फीचर है जिसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज वो ड्यूटीज होती है जो हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि देश को स्मूथली चलाया जा सके। बहुत सारी होती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, ऐसे बहुत सारी ड्यूटीज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 months and 18 days। टोटल मीटिंग्स की, हमारे इधर टोटल मीटिंग्स कितनी हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके? 11 सेशंस हुए, 165 डेज ऑफ डिस्कशन हुए और बहुत सारी डिबेट्स हुई। इसीलिए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा और लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये इतनी सारी पैदल मीटिंग्स, डिस्कशंस, ये सब हुए तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में आया। जरूर याद रखना, फर्स्ट डेट है जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 और इनफोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, जिसको अपन रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक कंट्री से कॉपी नहीं हुआ है, उसके अलग अलग फीचर्स अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं और बेस्ट फीचर बेस्ट कंट्री से लिए गए हैं। तो आज हम समझते हैं उन्हीं फीचर्स के बारे में, कौन सा फीचर कहाँ से लिया गया है। सोर्सेज के बारे में जानते हैं, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें ली हैं, ठीक है। यूके से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ। यूएसए से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। आयरलैंड से लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कनाडा से लिया है स्ट्रॉन्ग सेंटर। जर्मनी से लिया है इमरजेंसी प्रोविजंस। साउथ इमरजेंसी प्रोविजन लिया है बट इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स ही लिए हैं, पूरा प्रोविजंस नहीं लिए हैं। साउथ अफ्रीका से लिया है अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, वो भी सर्टेन फीचर्स ही लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये सब चीजें हैं जो हमने दूसरी कंट्रीज से लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, चैप्टर फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स को डिस्कस करो, जिसमें हमको सारे साइलेंट फीचर्स जो मैंने एक्सप्लेन किए ना वो सारे मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सोर्सेज मतलब कहाँ से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें ली हैं, जो अभी हमने लर्न किया ना, जो अभी हमने समझा यूके, कनाडा, इन सब से जो लिया गया है, ये सब इसमें आंसर में
लिखना पड़ेगा। इस वीडियो से पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था, उसकी मेकिंग के बारे में था, उसकी हिस्ट्री के बारे में था। लेकिन अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हर यूनिवर्सिटी प्रीएम्बल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली करती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड है। इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, उसके आगे पहले इंट्रोडक्शन दिया रहता है कि अंदर बुक में क्या क्या मिलेगा। सेम वैसे ही प्रीएम्बल को इंट्रोडक्शन बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बना, किसने बनाया, और सिटीजन्स का क्या रोल है, क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमको प्रीएम्बल में पता चल जाएगा। बात करते हैं प्रीएम्बल के सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं प्रीएम्बल के? वो हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की असली पावर किसी किंग या क्वीन से नहीं आती है, वो आती है इंडिया में रहने वाले लोगों से। इसीलिए सबसे पावरफुल वर्ड क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब सिंपल सा है कि जो इंडिया के लोग हैं वो गवर्नमेंट को खुद वोट देके चूज़ करते हैं, एंड गवर्नमेंट उनके लिए काम करती है, ना कि वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो ये याद रखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास बहुत ह्यूज पावर है। कि प्रीएम्बल में यूज़ होने वाले कुछ कीवर्ड्स के जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनकी मीनिंग समझेंगे डिटेल में, तो वीडियो में बने रहिए। पहले कीवर्ड का सबसे पहला कीवर्ड क्या है? सोवरिन। हमारा इंडिया है ना, वो सोवरिन नेशन कहलाता है। इंडिया को सोवरिन नेशन क्यों बोला गया है? सोवरिन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट नेशन। जब अपना नेशन इंडिपेंडेंट है, वो किसी और के कहने पे या किसी और के हिसाब से डिसीजंस नहीं लेता है, वो अपने डिसीजन खुद लेता है। अब अपने डिसीजन में कौन से डिसीजन जैसे फॉरेन पॉलिसी के, डिफेंस के या इंटरनल मैटर्स के डिसीजन खुद लेता है। जब वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, तब हम उस चीज़ को बोलते हैं सोवरीन। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे प्रीएम्बल का, वो है सोवरेन। कहते हैं हम प्रीएम्बल के नेक्स्ट वर्ड के बारे में। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड कब ऐड हुआ था? सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में हुआ है। सोशलिस्ट मतलब ये नहीं होता है गवर्नमेंट हर किसी को रिच बना दे, नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लगाए, ऐसी चीज़ें लाए जिससे रिच और पुअर में हो सके तो बहुत कम इनइक्वालिटी बचे। मतलब हो सके तो रिच और पुअर बहुत सारी चीज़ों में सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फ्री एजुकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे तो ही वो अपडेट हो पाएंगे। सेकेंड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलवाने चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलवा देते हैं। थर्ड, पुअर वेलफेयर स्कीम, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी भलाई वाली स्कीम्स लानी है। फोर्थ है रिजर्वेशन। तो ऑब्वियसली हमको मालूम है ये सब चीज़ें गवर्नमेंट करती है, इसीलिए इसको सोशलिस्ट बोला गया है। तो प्रीएम्बल का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है सोशलिस्ट। सेक्युलर का मतलब होता है इंडिया का कोई अपना एक रिलीजन नहीं है, वो सबको फ्रीडम देती है कि वो अपना रिलीजन इजीली फॉलो कर सकते हैं। जैसे, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजन की इक्वली रिस्पेक्ट करता है। तो ये मेन पॉइंट याद रखना, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। सब रिलीजन्स की इक्वल रिस्पेक्ट है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनकी इक्वल रिस्पेक्ट है। इसी को हम सेक्युलर बोलते हैं और इसी को ही सेक्युलरिज्म बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल जो 18 साल से अबाव द एज का है, वो वोट देके अपना नेता खुद चुनता है। नेता लोगों में से ही कोई एक होता है, लोग ही उसे वोट देते हैं और लोगों के भलाई के लिए ही नेता बनाया जाता है। ऐसे एक क्लास में कैसे मॉनिटर और लीडर असाइन किया जाता है ताकि वो क्लास को मेंटेन करके रखे, सिमिलरली लोग ही डिसाइड करते हैं और नेता बनाते हैं। तो उसी को बोला जाता है डेमोक्रेटिक। जब हम अपने लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं तो उसे डेमोक्रेटिक नेशन बोलते हैं। और ये वर्ड बताता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जब लोग ही चूज़ करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं
तो हम उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक नेशन। करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में, जो कि है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब एकदम क्लियर है कि गवर्नमेंट जो है ना, हमारे इधर प्रेसिडेंट जो बनता है वो हेरिडेटरी बेसिस पे नहीं बनता है। उसका कोई भी ऐसा नहीं होता है कि हेरिडेटरी हो। ऑब्वियसली इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट चूज होता है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट असाइन किया जाता है। अगर हमारे नेशन में किंग क्वीन का रूल होता कि एक राजा मरा फिर उसका बेटा आ रहा है, या एक रानी है उनकी बेटी आ रही है, तो फिर वो किंग रूल हो जाता। बट हमारे में प्रॉपर इलेक्शन से प्रेसिडेंट चूज होते हैं, तो उसी वर्ड को अपन बोलते हैं रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एक एक करके टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहला है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? इंसाफ, न्याय। पॉलिटिकल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, हर तरीके का जस्टिस हर इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। जैसे हर इंडिविजुअल को राइट होना चाहिए वोट करने का, उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। हर इंडिविजुअल को बिल्कुल राइट है कि वो अपने पसंद का नेता चूज कर पाए और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, और फ्रीडम का मतलब वो है आज़ादी। आज़ादी किस चीज़ का? थॉट की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, हर ऐसी चीज़ जो आप आज़ादी से कर सकते हो। आपको जो थॉट है आप अपना थॉट रख सकते हो। जिस भगवान को आप पूजना चाहते हो उस भगवान को आप पूज सकते हो। जिस रिलीजन को आप मानना चाहते हो, हम सेक्युलर स्टेट में ऑब्वियसली हम किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, बट याद रहे आपकी फ्रीडम किसी और के राइट्स को वायलेट नहीं करनी चाहिए, किसी और के राइट्स को डैमेज नहीं होना चाहिए आपके फ्रीडम से। है हमारा टॉपिक, इसका नाम है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है? लॉ के सामने हर कोई बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इवन हमारा जो आर्टिकल 14 है वो भी बताता है कि सब बराबर हैं। हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का सिंपल मतलब होता है कि सब इंडिविजुअल्स जो है ना आपस में भाईचारे के साथ रहे, यूनिटी बनी रहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। नो मैटर कौन सी कास्ट से है, कौन सी कम्युनिटी से, हर किसी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और देश में पीस और हार्मनी मेंटेन करके चलनी है। अगर आप सब एक दूसरे को भाई ब्रदरहुड से देखा जाएगा, भाईचारे से देखा जाएगा, तो एक अच्छी यूनिटी बनी रहेगी देश में। हम इस बारे में कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? बताइए, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? सबसे पहले एक केस के बारे में बात करते हैं, वीरूबारी केस 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था प्रीएम्बल है ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। वही कब हुआ था? 1960 में। उसके बाद सेकंड केस आया केशवंदा भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। तो प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बोला गया कब? 1973, क्योंकि प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है, इसीलिए प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही बोला गया है। बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या चेंजेस हुए? तो उसमें कुछ नए वर्ड्स ऐड हुए हमारे प्रीएम्बल में, जो कि थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये याद रखना, ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है कि उस अमेंडमेंट में क्या चेंजेस आए, क्या एडिशन हुआ और उनके बारे में समझाइए। तो ऑलरेडी मैंने ये वर्ड्स एक्सप्लेन कर लिए हैं, ये वर्ड्स आप पहले ही समझ चुके हो। तो क्या चेंजेस हुए थे? ये 3 वर्ड्स अमेंडमेंट के बाद ऐड ऑन हुए हैं। करेंगे प्रीएम्बल वाले टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को समझाना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है वही आंसर इसमें मेंशन होगा। सेकेंड है इज द प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताना है कि प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और डिस्कस विद द केसेस। तो दोनों केसेस, वीरूबारी केसेस और केशवंदा भारती केस ऑलरेडी मैंने बताया था, बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे तो बोल दिया है तो आपको मेंशन करके बताना ही पड़ेगा ये कौन कौन से केसेस में क्या क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
थर्ड है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्ड सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। कोई भी कीवर्ड प्रीएम्बल का आ सकता है एग्जाम में, चाहे वो लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, कोई भी प्रीएम्बल आ सकता है डिस्कस करने के लिए कि वो उसको एक्सप्लेन करिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि प्रीएम्बल क्यों इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें डिस्कस करनी है और आंसर को डिटेल वे में लिखना है। कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पहले क्या था वो समझ चुके हैं, अब आप समझ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन जो कि प्रीएम्बल है। अब नेक्स्ट हम कौन से चैप्टर पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिटीजनशिप। तो अगर ये अपने यहाँ तक क्लियर कर लिया तो आपने फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बढ़ेंगे, ये प्रीएम्बल को समझा था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो कि सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप का मतलब, पहले सिटीजनशिप को समझने से पहले मुझे आपसे पूछना है, क्या कोई टूरिस्ट है वो इंडिया घूमने आया है और कोई यहाँ पे इंडियन पैदा ही हुआ है, क्या दोनों लोग सेम कहलाएंगे? क्या दोनों ही इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैदा होने वाला सिटीजन कहलाएगा और जो टूरिस्ट आया है वो सिटीजन नहीं कहलाएगा। और इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन के बीच में और स्टेट के बीच में जो लीगल रिलेशनशिप होता है ना, उसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप। लीगल रिलेशन जो होता है ना स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में, हम उसको बोलते हैं सिटीजनशिप, और यही पूरा कहलाता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में क्या आता है, मेंबरशिप आती है, जैसे कंट्री की मेंबरशिप मिली हो। मेंबरशिप में क्या क्या प्राप्त होता है, मेंबरशिप में हमको राइट्स भी प्राप्त होते हैं कंट्री के और ड्यूटीज भी प्राप्त होती हैं। हम सिटीजन और फॉरेनर में क्या डिफरेंस होता है। तो सिटीजन है वो वोट कर सकता है, सिटीजन इलेक्शन लड़ सकता है अगर वो लीगली एलिजिबल है तब। हाँ, एंड थर्ड है कि सिटीजन को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सिटीजन होने के बेनिफिट। और अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे है तो वो टूरिस्ट बन के यहाँ पे रह सकता है वीज़ा बेसिस पे, उसको सारे सिटीजनशिप वाले राइट नहीं मिल सकते। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, वो वोट नहीं कर सकता है, वो एक टूरिस्ट की तरह इधर घूम सकता है, रह सकता है। ये हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको बोला जाता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप वो सिटीजनशिप रहती है जिसमें आप कहीं भी रहते हो, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु, कोई भी स्टेट में रहते हो, आप कहलाओगे इंडियन सिटीज़न। और आपके पास कौन सी सिटीजनशिप होगी, इंडियन सिटीजनशिप। जबकि जब आप उधर रहते हैं फॉरेन में, कुछ दूसरी फेडरल कंट्रीज़ में रहते हैं, तब आपको स्टेट की भी सिटीजनशिप चाहिए। रहते हैं तो उधर पे नेशनल सिटीजनशिप भी चाहिए होती है और स्टेट की भी सिटीजनशिप चाहिए होती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई भी स्टेट में रहो आपके पास एक ही सिटीजनशिप चाहिए कि आप इंडियन हो और इंडियन सिटीजनशिप। हम इंडिया में कौन इंडिया का सिटीजन कहलाया जाएगा, सबसे पहले तो जो इंडिया में डोमिसाइल्ड है वो सिटीजन कहलाया जाएगा। सेकंड, जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं वो इंडियन सिटीजन कहलाया जाएगा। और तीसरे, वो जिनके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं वो सिटीजन्स कहलाए जाएंगे। और फोर्थ, वो जो सिटीजनशिप ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आर्टिकल 5 से 5 साल पहले वो इंडिया में रिसाइड कर चुके हैं, रह चुके हैं, तो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप में इंक्लूड किया जाएगा उनको भी। तो जो यहाँ पे 5 साल पहले रिसाइड कर चुके हैं इस आर्टिकल से पहले, तो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप में इंक्लूड किया जाएगा। अगर आपको इंडियन सिटीजन का एकदम डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने इसके बारे में अलग से वीडियो कवर करी हुई है। अगर कोई इंडियन अभी अब्रॉड में रह रहा है तो कुछ कंडीशंस के साथ वो इंडियन सिटीजनशिप को क्लेम कर सकता है। आर्टिकल 9 है वॉलंटरी फॉरेन सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या होता है, किसी पर्सन ने अपनी इच्छा से कोई दूसरे फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ली है तो वो जनरली उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, बिकॉज हमारा इंडिया जनरली ड्वेल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है।
सिटीजनशिप में एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने कवर कर रखा है कि कौन कौन किस किस रीज़न से हमारे इंडियन सिटीजनशिप का पार्ट हो सकता है। होगा तो यहाँ पे वीडियो लिंक कर दूंगी कमेंट। अभी हम समझते हैं कि इस सिटीजनशिप वाले टॉपिक में से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो सिटीजनशिप वाले चैप्टर में से आती ही हैं। क्या है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस? सबसे पहला, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का डिटेल में पूरा समझाना है, कौन सिटीजन है कौन नहीं है, डिटेल में इनको पूरा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है वो बताना है। नेक्स्ट, आर्टिकल 5 to 11 के बीच में जितने भी चीज़ें हैं ना फॉरेनर वाली सब चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिटीज़न एंड फॉरेनर। इनके बीच में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस किसके बीच में? सिटीज़न एंड फॉरेनर के बीच में। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कौन कौन से मोड्स हैं जिसमें आप बोल सकते हो आप इंडियन सिटीजनशिप हो, वो बताने। और इस टॉपिक को अगर अच्छे से, इस आंसर को अच्छे से लिखना है तो इसका मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मोड्स ही बताए हैं मैंने सिटीजनशिप को एक्वायर करने के। पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फंडामेंटल राइट्स। अब हम आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। राइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्योंकि ये बहुत क्लियर बताता है कि सिटीजन्स के पास क्या क्या चीज़ें हैं। और जब अपने फ़ायदे की बातें होती है तो इंटरेस्टिंग तो लगती है। तो ये सिर्फ ना LLB के लिए इम्पॉर्टेंट है बट ये हर सिटीज़न के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उनको फंडामेंटल राइट्स का पता होना चाहिए। आपको गवर्नमेंट बिना रीज़न के जेल में अंदर कर दे या कोई आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका ही न दे, आप सही है या गलत है वो बताने का मौका ही न दे, या आपको आपके रिलीजन की वजह से जॉब न मिले, अगर ऐसा सब होगा तो कितना टफ होगा। और इन्हीं सब चीज़ों को, ये सब गलत न होने को प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन को कुछ ऐसे अधिकार देता है कि उनके साथ गलत ना हो पाए। फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? इसको बेसिक राइट्स बोला जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। वो लिखे क्यों गए हैं? ताकि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्या? सिटीजन्स की फ्रीडम को, सिटीजन्स की इक्वालिटी को और डिग्निटी को प्रोटेक्ट रखा जा सके, उनको कोई हार्म न पहुंचे। और ये राइट्स ना सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं सहमत है, ये राइट्स गवर्नमेंट के ऊपर भी इन्फोर्स होते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 to 35 में, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा था। अगर किसी का आर्टिकल 32 के अंदर किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ले सकता है। कि फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है फंडामेंटल राइट्स? सबसे पहला, वो फ्रीडम प्रोटेक्ट करता है, किसकी? सिटीजन्स की आज़ादी को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड, वो इंश्योर करता है इक्वालिटी, मतलब हम फंडामेंटल राइट क्या इंश्योर करता है? इक्वालिटी रहे। थर्ड, टू लिमिट गवर्नमेंट पावर्स, गवर्नमेंट की पावर्स को भी लिमिट करता है, मतलब कुछ भी गलत नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। सो ये फंडामेंटल राइट्स के पास है। टू मेक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, हर इंसान को, नो मैटर वो रिच है पुअर है, हर किसी को डिग्निटी से रहने की और काम करने की आज़ादी देता है। बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में कितने फंडामेंटल राइट्स है। पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में चेंजेस हुए और अब 6 राइट है। तो कौन सा राइट रिमूव हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हो गया था इस अमेंडमेंट के बाद।
हमें ये तो पता चल चुका है कि 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बट वो कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। हर इंडिविजुअल इक्वल है लॉ की नज़र में, तो राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। हर बंदे को आज़ादी का राइट है, वो अपनी लाइफ को आज़ादी से जी सकता है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी के पास भी ये राइट है कि वो एक्सप्लॉयट होने से बच सकते हैं, ये बिल्कुल उनका राइट है, उनका कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है राइट ऑफ रिलीजन। कोई भी रिलीजन को, हमने पहले ही बोला है इससे पहले वाले चैप्टर में कि हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर बोला जाता है, तो सेक्युलर का मतलब क्या है, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है। नेक्स्ट राइट है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन। राइट एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, कोई भी कल्चर को हम फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन का पूरा पूरा हक है, नो मैटर आप रिच हो पुअर हो, सबको एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका क्या मतलब हुआ? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको न्याय मिल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा वो ले सकता है, मतलब कंप्लेन कर सकता है, लॉ का साथ ले सकता है अपने। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है। ये सब राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, चाहे वो लॉ ही क्यों ना हो, तो क्या वो लॉ एग्जिस्ट करेगा? नहीं। हमारा आर्टिकल 13 बताता है कि जो भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो इनवैलिड कहलाएगा, वो लॉ ही इनवैलिड कहलाने लगेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, तो इसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है। आई होप आपको फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक क्लियर रहा हो। करते हैं हम लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की और एग्जाम फेवरेट टॉपिक की, जिस चैप्टर का नाम है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये पता है क्या होता है? वो गाइडलाइंस होती हैं, वो डायरेक्शन होता है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है कि उनको कैसे काम करना है ताकि उनका स्टेट एक वेलफेयर स्टेट बने और गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाए ताकि हर सिटीजन को फ़ायदा हो। सपोज डीपीएसपी का एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। एक स्कूल है, उसमें जो प्रिंसिपल है वो टीचर्स को गाइड करता है कि यार जो गरीब बच्चे हैं उनको थोड़ी हेल्प करो, उनको थोड़ा असिस्ट करो, लाइब्रेरी इम्प्रूव करो, स्पोर्ट्स को और स्कूल में बढ़ाओ, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दो बच्चों को हर चीज़ में इन्वॉल्व होने की। अब हर बच्चा कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते ना यार कि हमको एजुकेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। काम कौन कर रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है। प्रिंसिपल किसको गाइडलाइन दे रहा है? टीचर को दे रहा है। वैसे ही सिमिलर वे में कॉन्स्टिट्यूशन किसको गाइडलाइन देता है? गवर्नमेंट को गाइडलाइन देता है कि वो देश को अच्छे से चलाएं ताकि एक वेलफेयर स्टेट बन पाए। कि डीपीएसपी कहाँ पे दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में दिए गए हैं, जिसको डायरेक्शंस बोला है मैंने शॉर्ट फॉर्म में। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में राइट्स दिए हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में डायरेक्शंस दिए हुए हैं। और इसमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं, कौन कौन? आर्टिकल 36 to 51 सब इसके अंडर ही आते हैं डायरेक्शन के। डीपीएसपी का एम क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं? डीपीएसपी का सबसे पहला एम है सोशल जस्टिस बना रहे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। 3rd है वेलफेयर स्टेट। 4th है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। 5th है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सब रखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और स्कॉलर्स ने पढ़ाई को आसान बनाने के लिए बनाया है कि डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले ये 3 प्रिंसिपल्स पे क्लासिफाइड है। सबसे पहला प्रिंसिपल है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सेकेंड इज गांधीयन प्रिंसिपल, 3rd है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सबसे पहले प्रिंसिपल में समझते हैं क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल में सबको इक्वल एम्प्लॉयमेंट देना, इक्वल पे देना, प्रोटेक्शन देना वर्कर्स को, पब्लिक हेल्थ अच्छी बनाना लोगों को, मतलब कुछ अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए फ्री सर्विसेज रखना,
और साथ में अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके पास फ्री लीगल एड, मतलब फ्री लॉयर्स वगैरह भी हो, ताकि उनको जो गलत हो रहा है उनका केस कोई लड़ सके। तो ये सब चीज़ें होती है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर। इसका सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे लेबर के लिए एक मिनिमम वेज तय की गई, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन दी जाना, ये सब क्या है, भेदभाव को रिमूव करने का ही तरीका है कि जो अगर एक अच्छा एम्प्लॉयर काम कर रहा है और एक वर्कर काम कर रहा है तो दोनों की हेल्थ को इंश्योर करना कि वो दोनों की हेल्थ सही बनी रहे, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है जो बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी हेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और एक वर्कर के हेल्थ को कम प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल की हेल्थ को सेम प्रेफरेंस दी जाएगी। तो याद है लेबर लॉज में बहुत सारे लॉज आते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं इन सब राइट को, वो किसके अंडर आते हैं, डीपीएसपी के सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंडर ही आते हैं। है हमारा प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल में गांधी जी से इंस्पायर होके प्रिंसिपल बनाया गया है और गांधी जी का सबसे पहला फोकस था कि अगर डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है ना तो गांव से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले गांव में विलेज पंचायत वाला सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करना है ताकि एटलीस्ट न्याय तो मिल पाए, वरना गांव के लोगों को बाहर निकलने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो विलेज पंचायत को स्ट्रांग करना है। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना किसको, वीकर सेक्शंस को। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करना, मतलब जितनी ही विलेज सेंटर्ड चीज़ें उनको स्ट्रांग बनाना है। और ये गांधी जी का बहुत ज़्यादा गांधी जी से इंस्पायर होके ये प्रिंसिपल बना है, इसीलिए इसका नाम भी गांधीयन प्रिंसिपल। अगर गवर्नमेंट विलेजेस में पंचायती राज को स्ट्रेंथन करती है या ये सब चीज़ें प्रमोट करती है तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये गांधीयन प्रिंसिपल का एग्जाम्पल ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इसमें किस पे फोकस किया जाता है, इसमें फोकस होता है मॉडर्न डेमोक्रेसी के ऊपर और इंटरनेशनल कॉपरेशन के ऊपर, मतलब ये थोड़ा सा मॉडर्न साइड की तरफ जाते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जाती है किसकी तरफ काम करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ काम करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऑलरेडी कवर किया है, अगर आपको इसको लेकर कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन पर काम करो, वैसे तो ये सेपरेट आर्टिकल में मेंशन है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की बात आती है। नेक्स्ट है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने का भी इसके अंदर आता है। अगर गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाती है, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाती है, तो वो कौन से प्रिंसिपल के अंडर आता है, वो आता है हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंडर। शॉर्ट फॉर्म में इसको लर्न करना चाहते हो तो SGL याद रखोगे तो आपको ये प्रिंसिपल के नाम शॉर्ट फॉर्म में लर्न हो जाएंगे SGL से, कि सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। यही है ये नाम लर्न करने का तरीका। अगर SGL आपको ये वीडियो हेल्प बारे में जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस ड्यूटीज कौन सी होती है ये समझने से पहले हम समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हर इंडियन सिटीजन को निभानी होती है अपने देश के प्रति और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। ऐसे फैमिली में रहने वाले बच्चे की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली मेंबर्स की तरफ, वैसे ही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंडियन सिटीजन की होती है अपने देश की तरफ। उसी ड्यूटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। इजी सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे रोड पे चलने का राइट हमारे पास है तो ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करने की ड्यूटी भी हमारी है। याद है जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ना, ये 26 जनवरी 1950 में ही ऐड ऑन नहीं हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उस काफ़ी साल बाद ऐड हुई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन को लगा यार सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाना भी ज़रूरी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड हुआ था। 1975 से लेकर 1977 में कुछ ऐसी इमरजेंसी आई, तब लगा कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी सिटीजन्स को, तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट लाया गया
एक अमेंडमेंट के थ्रू। और वो कॉन्सेप्ट कब आया? 42nd अमेंडमेंट में आया 1976 में। अमेंडमेंट 1976 पार्ट 4 ए में है, ठीक है। आर्टिकल 51 ए के अंडर ये आया कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो भी कितनी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है। फिर लेटर ऑन 86 इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंजेस हुए और एक और ड्यूटी ऐड हुई, और जो कि 2002 में हुआ था। ये वाली ड्यूटी कब ऐड हुई थी? 2002 में। पार्ट 4 में क्या? पार्ट 4 ए में ड्यूटीज है, और पार्ट 4 में क्या था? DPSP था, और पार्ट 3 में क्या था? राइट था। राइट्स के बारे में बात की थी, तो ये पार्ट्स भूलना मत। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं वो तो हमने डिस्कस कर दिया। अब समझते हैं एक्चुअल में ड्यूटी होती क्या है। लाइन वाइज हम ड्यूटीज को समझते हैं। हमारी सबसे फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? ड्यूटी नंबर 1 है रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज की रिस्पेक्ट होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना मतलब नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। मतलब खड़ा होना होता है जब भी नेशनल एंथम चल रहा है, और अटेंशन वाली पोजीशन में खड़ा होना होता है। ये है हमारी रिस्पेक्ट नेशनल एंथम के प्रति। सिमिलरली नेशनल फ्लैग को पैरों में नहीं डालना है, गंदी जगह पे नहीं रखना है, तो वो एक तरीके से हमारी रिस्पेक्ट देना है नेशनल फ्लैग को। बात करते हैं हमारी सेकेंड ड्यूटी के बारे में। सेकेंड ड्यूटी क्या है? हमारी सेकेंड ड्यूटी होती है फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट करना, उनकी वैल्यूज की रिस्पेक्ट करना, उनके आइडल्स को, मतलब उनकी आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करना। जैसे महात्मा गांधी ने हमको अहिंसा की चीज बोली, तो उस बात का रिस्पेक्ट करना। अब बात करते हैं हम थर्ड ड्यूटी के बारे में। थर्ड ड्यूटी क्या है? थर्ड ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। है तीनों वर्ड्स हमने कहाँ पढ़े हैं? प्रीएम्बल में पढ़े हैं। तो देश में एकता बनी रहे, एकांत बना रहे, पीस बना रहे, ये सब चीज प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी है? इंडियन सिटीजन्स की। जो सिटीजन्स हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो देश में यूनिटी, इंटीग्रिटी, मतलब कोई भी तरीके से कास्ट रिलीजन के बीच में लड़ाई झगड़ा न बने, न वो लोग इशू बनाए, इस चीज को प्रोटेक्ट करके चले। है कि नेशनल सर्विस देना, गिव नेशनल सर्विस। अब बात करते हैं नेशनल सर्विस में क्या हर पर्सन को आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? नहीं। अगर देश में कुछ ऐसा डिफिकल्ट टाइम आ जाता है तब नेशनल सर्विस देने के लिए रेडी रहना चाहिए। जैसे अभी कोविड में ऐसा टाइम आया कि तब हमको डॉक्टर्स की जरूरत थी, तो जो डॉक्टर्स सामने आए, नेशन वर्ल्ड वाइड सिटीजन की हेल्प की नेशन में, तो वही होता है नेशनल सर्विस देना। जैसे डॉक्टर्स ने तब हेल्प की कोविड के टाइम, सिमिलरली वैसे ही होता है नेशनल सर्विस। जरूरत पड़ने में जिन लोगों की जरूरत पड़ रही है उनको हेल्प के लिए आगे रहना है, देश की बात है क्योंकि यहाँ पे। अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ ड्यूटी के बारे में। फिफ्थ ड्यूटी क्या होती है? फिफ्थ ड्यूटी होती है प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। ये आर्टिकल 51 ए में भी दिया हुआ है कि हमें नेशन में ब्रदरहुड और हार्मनी को प्रमोट करना है। ब्रदरहुड हार्मनी कैसे प्रमोट होगा? भाईचारा कैसे प्रमोट होगा? जब आप किसी को अपने से डिफरेंशिएट ना करो। अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है या डिफरेंट कास्ट का, डिफरेंट रिलीजन का, आप उनको भी अपने भाई की तरह ही मानोगे और अच्छे से ही ट्रीट करोगे, तो देश में यूनिटी बनी रहेगी। आपको किसी को कल्चर को लेके, लैंग्वेज को लेके, किसी भी बेसिस पे उनके बीच में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उनसे गंदा व्यवहार नहीं करना है। ये सबसे बड़ी ड्यूटी है हमारी कि हमें हर इंडिविजुअल के साथ शांति प्रिय व्यवहार बना के ही जीना है। इसका एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। इसका एग्जाम्पल है एक स्कूल में कितने सारे डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन के बच्चे रहते हैं। मतलब डिफरेंट सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सब रहते हैं, और वो हर तरीके के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हो, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, गुरु पर्व हो, एंड XYZ क्रिसमस हो, कोई भी फेस्टिवल हो ना, तो वो हमेशा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका? हार्मनी एंड ब्रदरहुड का। बात करते हैं हमारी सिक्स ड्यूटी के बारे में। सिक्स ड्यूटी हमारी क्या है? टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना। सबसे पहले समझते हैं कि हेरिटेज मतलब होता क्या है। हेरिटेज मतलब ऐसी चीजें जो हमें हमारे पूर्वजों से इनहेरिट हुई है, मतलब पहले से ही वो चीजें हैं
जो हमको डायरेक्ट नहीं मिली है, उस चीज़ों को प्रिजर्व करना, उसकी रिस्पेक्ट करना। जैसे वो कोई मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई पेंटिंग्स हो सकती है, चाहे कोई त्यौहार हो सकते हैं। हर कल्चर में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं जो पूर्वजों द्वारा मनाए आ रहे थे। उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करना ही हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, ये हमको पहले से मिला हुआ है, तो इसको प्रिजर्व करना है। और इसको कैसे प्रिजर्व, आपकी क्या ड्यूटी बनती है, अगर आप ऐसी जगहों पे, ऐसी प्लेसेस पे जा रहे हो तो उधर पे नेम वेम नहीं गूंजना है, फालतू का नेम नहीं लिखना है, उस स्पॉट को गंदा नहीं करना है, उसको ढंग से साफ सुथरा रखना है। क्योंकि हर सिटीजन अगर अच्छे से बिहेव करेगा ना, तो हम अपने कल्चरल हेरिटेज को अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे। बात करते हैं हम हमारी 7 ड्यूटी के बारे में। हमारी 7 ड्यूटी क्या है देश के प्रति? हमारी 7 ड्यूटी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले ट्रीज, क्या ट्रीज को कम से कम काटना है और ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगाना है, जिससे हमको ही बेनिफिट होगा, हमारी ही कंट्री को बेनिफिट होगा। देन नेक्स्ट है रिवर्स को पॉल्यूट नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, उसमें वेस्ट मतलब गंदा सामान नहीं डालना है रिवर्स में। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि रिवर अगर गंदी है तो हम हो सके तो उसमें से कुछ कचरा है तो वो निकाल के डस्टबिन में डाल दें, और अपने एंड से तो कभी भी रिवर में कुछ भी गंदी चीज न डालें। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना भी हमारी ड्यूटी है। ओके, अब बात करते हैं हम हमारे 8th ड्यूटी के बारे में। 8th ड्यूटी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? साइंटिफिक टेम्पर होता है कि आप साइंटिफिकली चीजों को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ना कि अंधविश्वास पे बिलीव करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिलीजन बिलीफ को छोड़ दो, नहीं। सिर्फ अंधविश्वास में नहीं बिलीव करना है, साइंटिफिकली चीजों को सोचना है। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी को फैमिली में फीवर है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है, पर बहुत सारी प्लेसेस पे क्या होता है कि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट ना दे के किसी बाबा या किसी इधर उधर लगे हुए हैं, तो ये गलत है। अंधविश्वास के पीछे आप पैसा भी दे रहे हैं और कुछ सही सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, तो कुछ सही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको साइंटिफिक अवेयर रहना है, अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करना है। नेक्स्ट इज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है कि आपको दूसरे ह्यूमन के लिए प्यार प्रेम ये सब रखना है, उनकी हेल्प करने के लिए रेडी रहना है, ना कि हमें ये क्वेश्चन करना है कि वो कौन से रिलीजन के, कौन से कास्ट के। बिना इस भेदभाव के सामने वाले की हेल्प करने के लिए रेडी रहना है। इसका एग्जाम्पल देती हूँ, अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, जरूर नहीं है वो पर्सन आपकी फैमिली का हो या नोन हो या आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, नो मैटर वो कोई भी हो, है तो वो इंसान ना, तो ह्यूमैनिटी को जिंदा रखते हुए आपको उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना है या उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। ये ह्यूमन की एक ड्यूटी है दूसरे ह्यूमन के लिए, एक सिटीजन टू सिटीजन हेल्प है। नेक्स्ट है हमारा स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी की स्पिरिट हमेशा अपने अंदर रखनी है, मतलब क्यूरियोसिटी रखनी है, नई चीजों को समझने की, जानने की। इसकी इसीलिए पता है, अगर आपके अंदर स्पिरिट रहेगी ना इंक्वायरी करने की, तो आप नई नई चीजों से सीख पाओगे, इवॉल्व हो पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आप पुरानी चीजों में सेटिस्फाई हो जाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा नई चीजों में एंटर करने में। क्योंकि अगर आपकी स्पिरिट है ना इंक्वायरी करने की, तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। स्कूल कॉलेज कोई भी प्लेस में अगर कुछ गलत है तो आप उसका रीजन पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों। इवन आप कुछ अच्छी चीजों के लिए नए नए सॉल्यूशंस ला सकते हो, जैसे कि हमको ज्यादा पेड़ लगाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये सब किससे आता है? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी से ही आता है। अब बात करते हैं हम हमारी 9th ड्यूटी की। 9th ड्यूटी क्या है? 9th ड्यूटी होती है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करना। अब पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या आता है? गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट बसेस, रेलवे, सब कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी ही कहलाती है, और इसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि रेलवे की कुछ भी अगर चीज है उसे गंदा ना करना, उधर मिसबिहेव ना करना। बहुत सारे लोग होते हैं कूड़ा वहीं पे डाल देते हैं, कचरा वहीं फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहां पे डस्टबिन है तो आप प्रॉपरली डस्टबिन में डालो ताकि काम करने वाले पे भी इजी हो और आप भी साफ सफाई रख पाओ।
क्योंकि ये अगर आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो ना, तो बेसिकली आप ही टैक्स पेयर हो, आप अपनी ही चीज को गंदा कर रहे हो। तो गवर्नमेंट बसेस को, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहा है और कुछ प्रोटेस्ट में अगर ऐसा हो जाता है कि लोग गवर्नमेंट बसेस को ही तोड़ रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली रॉन्गफुल एक्ट है। गवर्नमेंट बसेस को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके ही टैक्स से ही बनी है ना, मतलब आपके टैक्स से ही गवर्नमेंट बसेस रन हो रही हैं, वो सुविधा आपके उसके लिए बनी है। तो इसीलिए उनको हार्म ना पहुंचाना, वायलेंस ना क्रिएट करना, पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज ना पहुंचाना, ये हमारा रिस्पेक्ट करने का तरीका है। यही होता है ड्यूटी नंबर 9 की प्रोटेक्शन करना है जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं। ड्यूटी नंबर 10 होती है एक्सलेंस को चेस करना, एक्सलेंस को अचीव करने की कोशिश करना। मतलब जिस भी फील्ड में हो, आप जिस भी काम में करते हो, नो मैटर आप स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें बेस्ट करो, ताकि जब आप बेस्ट करोगे ना तो कंट्री की प्रोग्रेस होगी। इसका एक एग्जांपल देती हूँ, अगर एक डॉक्टर है, अब तो वो डॉक्टर बन गया है और अगर वो चुपचाप बैठ जाए तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर वो डॉक्टर बनने के बाद भी नई मेडिसिन के बारे में पढ़े, नई चीजों के बारे में रिसर्च करे, तो वो अच्छी चीजें भी ला सकता है अपनी कंट्री में एंड कंट्री भी प्रोग्रेस कर जाएगी। तो इसीलिए नो मैटर, यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, अगर उसने अपने प्रीवियस एग्जाम से अच्छा दूसरे एग्जाम्स में किया है और उससे बेटर तीसरे में किया है, तो इसका मतलब वो कौन सी ड्यूटी निभा रहा है, वो ड्यूटी नंबर 10 निभा रहा है, एक्सलेंस की ड्यूटी निभा रहा है। तो कोई भी प्रोफेशन हो, टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, जब आप एक्सलेंस की तरफ अपना काम करते हो कि और बेहतर के ऊपर जाते हो, तब अपन उसको बोलते हैं कि हम ड्यूटी नंबर 10 कर रहे हैं। बात करते हैं हम हमारी 11th ड्यूटी के बारे में। 11th ड्यूटी क्या है? वो है 86 अमेंडमेंट में इन्वॉल्व हुई है जो ड्यूटी, वो ड्यूटी है 6 से 14 ईयर के एज के बच्चों को, ईयर लिखना भूल गया, 6 to 14 ईयर एज के बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी देना है। उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 to 14 ईयर की एज के बच्चे को आप कोई काम में नहीं लगा दिया है कि कुछ बाल मजदूरी करा रहे हो या कुछ और काम करा रहे हो, नहीं, उनका एजुकेशन लेना कंपलसरी, एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, एक अच्छी प्रोग्रेस के लिए उनकी, ये पेरेंट्स की और उनके गार्डियन की ड्यूटी बनती है कि अगर उनके बच्चा 6 to 14 ईयर्स की एज में, तो उनको एजुकेशन दिलवाना कंपलसरी है। क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज कोर्ट में इन्फोर्स हो सकती हैं? क्या अगर कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो उसके रिगार्डिंग कंप्लेन कर सकते हैं या उसको फोर्सफुली ड्यूटी कराई जा सकती है? नहीं, जनरली ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकती है, बट हाँ, इनको पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है। जैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करवाना, ये सब चीजें पार्लियामेंट कर सकती है, बट ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस है टू मेक सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल, सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना। मतलब ये सब चीजें, जो भी ये ड्यूटीज जब सारे सिटीजन्स निभाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं कि नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, रूल्स को फॉलो करना। तो ये सब से क्या होता है के बाद वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि उनको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है जो उनकी सेफ्टी के लिए बनी हुई है, जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए। हमारी स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज सिखाती हैं हम नो मैटर कौन से कल्चर से, कौन से ट्रेडिशन को बिलीव करते हैं, कास्ट और इन सब का भेदभाव ना करके सेम एक्ट बिहेव करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, अच्छे से चलना है, मिलजुल के रहना है। तो इसीलिए ये क्या करती है, यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। डाइवर्स लोग हैं यहाँ पे, बट स्टिल उनमें यूनिटी बनी हुई है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। डेमोक्रेसी क्या सिर्फ लॉज से सक्सेसफुल होती है? नहीं,
जब सारे सिटीजन्स अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाते हैं तब जाके डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है। जब लोग अपनी सारी ड्यूटीज को निभाएंगे तब जाके हमारे देश में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो जाएगी, तब गवर्नमेंट का अच्छा नाम होता है, अच्छी चीज़ें होती है। तो इसीलिए ये पॉइंट पे बताता है डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब सब मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करे, सारे लॉ सारे रूल्स को फॉलो करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की, ये प्रोटेक्ट करता है आइडल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आइडल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे कि नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करना फंडामेंटल ड्यूटीज हमको सिखाती है। और अगर जब हम रिस्पेक्ट करेंगे तभी हमारी फर्दर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लेगेसी पास ऑन होगी और वो भी सेम काम करेंगे। तो इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटी सिखाती है कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजीज को रिस्पेक्ट करना है। एक ट्रिक से याद रखना, कुछ चीज आपको पता चलेगी, राइट्स प्लस ड्यूटीज दोनों मिलके क्या बनाती हैं? दोनों मिलके बनाती हैं एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से आता है वो सिंपल सा ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में डिफरेंस बताने के लिए आ सकता है। ये सब चीजें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी होती है। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सके? जैसे समय के साथ हर जगह चेंजेस आते हैं, स्कूल में चेंजेस आते हैं, कॉलेज में चेंजेस आते हैं, फैमिली में चेंजेस आते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। जैसा आज से 10 साल पहले टाइम था, क्या आज सेम टाइम है? नहीं, सब हर साल कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती है, चीजें इवॉल्व होती है, बेटर होती है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया जा सकता है? जी हाँ, पर कॉन्स्टिट्यूशन को कितना चेंज किया जा सकता है, कितना नहीं, वो आज हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको पहले से ही पता है क्या होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट वर्ड का मतलब होता है समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशन, डिलीशन, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट में बदलाव करना, कुछ नई चीजें ऐड करना, कुछ चीजों को मॉडिफाई करना, कुछ चीजें डिलीट करना, इसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, जब 1915 के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब यूपीआई जैसी चीजें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो उससे रिलेटेड चीजों पे लॉज, उससे रिलेटेड रूल्स चेंजेस लाना ऑब्वियस सी बात है। तो वो सब चीजें ऐड हो सकती हैं, कुछ चीजें जो अभी जरूरत में नहीं है वो मॉडिफाई भी की जा सकती है या हटाई भी जा सकती हैं। तो उस हिसाब से जैसे समय में चेंज आया वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों में भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अब बात करते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट को पूरी ही पावर दे दी कि वो खुद को अनलिमिटेड पावर्स ले सकता है, नहीं, उनकी खुद की पावर्स इंक्रीज नहीं होगी। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं, ये पावर जरूर पार्लियामेंट के पास है। क्वेश्चन आता है कि हमको अमेंडमेंट चाहिए ही क्यों, अमेंडमेंट करना ही क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे पहला आता है सोसाइटी चेंजेस। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, नई चीजों को एड्रेस करना पड़ता है, इसीलिए अमेंडमेंट जरूरी है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पहले के टाइम में ना डिजिटल चीजें नहीं थी, डिजिटल प्राइवेसी की नीड नहीं थी, कुछ भी इन चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज की चीजें, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है, तो उसको लेके भी कानून बनाना, उससे रिलेटेड भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सोसाइटी चेंजेस, उस हिसाब से अमेंडमेंट भी जरूरी है। कि अमेंडमेंट क्यों जरूरी है? न्यू लॉज एंड पॉलिसीज, न्यू लॉज एंड पॉलिसीज को लाने के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। नई पॉलिसीज के हिसाब से चलना, जैसे सपोज पंचायती राज लाना है या कुछ डिफरेंट करना है,
तो इसीलिए न्यू पॉलिसीज, न्यू चेंजेस को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इम्पोर्टेंट है। कभी देश के विकास के लिए नए कानून, नए रिफॉर्म्स, ये सब लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में न्यू लॉज एंड पॉलिसीज के लिए अमेंडमेंट किया जा सकता है। थर्ड रीजन है टू सॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स। देखो, समय के साथ ना कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लिखा गया था, उस हिसाब से समय के साथ बहुत सारी चीजें चेंजेस होती हैं, तो चेंजेस को इन्वॉल्व करने के लिए, हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें सब चीजें मेंशन की गई हो, तो कुछ चीजों को बेटर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, टू मेक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले से लिखा गया है वही चलता आएगा तो शायद इम्प्रूवमेंट की चांसेस थोड़ी कम रहेंगी, बट समय के साथ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाएंगे तो इम्प्रूवमेंट की चांसेस ज़्यादा होगी और डेमोक्रेसी स्ट्रांग बन जाएगी। तो देश की भलाई के लिए गवर्नमेंट के ऊपर भी डीपीएसपी जैसे कुछ रूल्स में चेंजेस लाना या सिटीजन्स पे कुछ चीज़ें लाना, ये सब चीज़ें अगर अपन करते हैं तो देन डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनती है। बात करते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहले होता है सिंपल मेजॉरिटी, देन होता है स्पेशल मेजॉरिटी एंड देन थर्ड है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब अपन समझते हैं सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है। सिंपल मेजॉरिटी होता है जब 50% से ज्यादा वोट एक के फेवर में हो, तब अपन उस सिचुएशन को बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में बात करते हैं कि जब वहां पे हाउस में जितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से 50% से ज्यादा वोट अगर अमेंडमेंट के फेवर में है तो वो अमेंडमेंट हो जाता है, तब वो अमेंडमेंट हो जाता है। फेवर देखा जाता है कि कितने पीपल उस फेवर में है, अगर 50% से ज्यादा लोग उस फेवर में हैं तो उसको बोला जाता है सिंपल मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ की तरह इसको चेंज कर सकती है। कौन से रूल से? सिंपल मेजॉरिटी रूल से। अब मान लीजिए लोकसभा में कुछ पर्टिकुलर वोट के लिए 400 मेंबर्स प्रेजेंट है, तब कितने वोट्स चाहिए आपको अपने अमेंडमेंट के लिए? सिर्फ 201 वोट चाहिए। अगर 201 वोट फेवर में रहेंगे तो डेफिनेटली वो अमेंडमेंट होगा और इसी अमेंडमेंट को नाम दिया जाएगा सिंपल मेजॉरिटी। हम सिंपल मेजॉरिटी के एग्जाम्पल के बारे में, सिंपल मेजॉरिटी का एग्जाम्पल क्या है? न्यू स्टेट फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ नई स्टेट फॉर्मेशन हो करना है तो मेजॉरिटी वोट से उस चीज को किया जा सकता है, या स्टेट का नाम चेंज करना है या उसकी बाउंड्री सेट करना है या सिटीजनशिप का कोई मैटर हो तो उस बेसिस पे मेजॉरिटी वाला अमेंडमेंट काम कर सकता है। अब बात करते हैं हम कौन सी मेजॉरिटी के बारे में? स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें क्या होता है? इसमें दो कंडीशंस होती है। सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है टोटल मेंबरशिप मेजॉरिटी। टोटल मेंबरशिप मेजॉरिटी है ना, उसमें ये नहीं है कौन प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट नहीं है, जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनमें से 50% से ऊपर के वोट आने चाहिए, तब भी इसको बोला जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। और इसमें इसके साथ एक और कंडीशन पूरी करनी होती है कि जो मेंबर प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 की मेजॉरिटी अपने पास हो, तब जाके अमेंडमेंट हो सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। सपोज यहाँ पे 100 मेंबर्स हैं टोटल मेंबरशिप में, तो 50 से ऊपर के वोट चाहिए, 50 के ऊपर से वोट चाहिए। और सपोज यहाँ पे 90 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो इसका 2/3 करना है। 90 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो ये कितना हो गया? 60 मेंबर्स चाहिए कि 60 मेंबर्स के वोट उनके फेवर में हो, तब जाके अमेंडमेंट पॉसिबल। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी यूज होता है। ये सिंपल मेजॉरिटी से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। थर्ड अमेंडमेंट का टाइप के बारे में बात करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। स्पेशल मेजॉरिटी में तो दोनों कंडीशंस बताई थी, वो सेम एज इट इज कंडीशन इसमें भी होगी। और थर्ड क्या है? हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब 50% स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए उसके लिए। स्टेट लेजिस्लेचर है ना जो स्टेट के,
उनका अप्रूवल चाहिए, तब जाके ये अमेंडमेंट पॉसिबल होता है। ये जनरली इन दोनों अमेंडमेंट से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें 50% स्टेट मतलब ह्यूज नंबर है जिनका अप्रूवल चाहिए। अब बात करते हैं, आपको तीनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। सबसे पहला है, ये आर्टिकल 368 में अप्लाई नहीं होता है। 368 आर्टिकल की अगर अपन बात करते हैं तो ये उस 368 आर्टिकल में ये अप्लाई नहीं होता है, ये वाला अप्लाई होता है और ये भी अप्लाई होता है। इसीलिए याद रखना कि ये जो सिंपल मेजॉरिटी है 368 आर्टिकल में, 368 आर्टिकल में अप्लाई नहीं होगा, बाकी ये दोनों अप्लाई होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। क्या बोलता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन? ये बोलता है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। कब बोला गया? ये 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बात करते एक बहुत पॉपुलर फेमस केस लॉ के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सबसे बड़ा केस लॉ माना जाता है, केशवंदा भारती केस। 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। क्या जजमेंट था? पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ों को अमेंड कर सकती है, कुछ पावर्स को अमेंड किया जा सकता है, कुछ प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। आप अमेंडमेंट ला सकते हो, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ये सब के साथ में पता चला आर्टिकल 368 की लिमिट्स भी क्लियर कर दी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी। हम अब बात करते हैं, हम बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, पर बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? हमने इतनी देर से ये तो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, पर बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला आता है रूल ऑफ लॉ, सेकेंड आता है जुडिशियल रिव्यू, थर्ड आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, फोर्थ आता है फेडरलिज्म, नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म, नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, नेक्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, लास्ट है फंडामेंटल राइट्स की कोर वैल्यू। ये है बेसिक स्ट्रक्चर। इस चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं करना है, इस चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और एक और पॉइंट इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में आता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लॉ को सुप्रीम माना गया है, तो लॉ को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में ही काउंट होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 368 क्या होता है? याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर आर्टिकल 368 ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हमने समझा, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है, ये पूछा जा सकता है। 3 टाइप्स आ सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट पूछे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करनी है, तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना अमेंडमेंट वाला, वो परफेक्टली प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर आ गए हैं। क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को समझेंगे और इसके आर्टिकल समझेंगे, 52 से लेकर 62 आर्टिकल को हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अक्सर ना स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि आखिर इंडिया में पावरफुल है कौन, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है कि प्रेसिडेंट पावरफुल है। आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे कि कौन पावरफुल है। अगर प्रेसिडेंट पावरफुल है तो उसकी क्या पावर्स हैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें। बात करते हैं हम कौन से आर्टिकल के बारे में। अब सबसे पहले बढ़ते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 सबसे छोटा है, सबसे सिंपल चीज़ बोलता है। क्या है वो चीज़? आर्टिकल 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होना ही चाहिए। आर्टिकल 52 में ना सिर्फ प्रेसिडेंट की ऑफिस को एस्टेब्लिश किया गया है, इसकी पावर्स, इसकी क्वालिफिकेशन, इसका कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है। सिर्फ प्रेसिडेंट का ऑफिस होना चाहिए, ये बताया गया है आर्टिकल 52 के अंदर। ये तो हम समझ चुके हैं आर्टिकल 52 के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट का ऑफिस ओपन किया है। बट अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होंगी। वो पावर्स को हम समझेंगे आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या बात करता है? एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट।
इस आर्टिकल के अंदर यही बताया जाता है कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट में वेस्ट की गई है। तो वर्ड यूज हो रहा है वेस्ट। वेस्टेड का मतलब होता है किसी पर्सन को लीगल राइट देना, किसी अथॉरिटी का, किसी चीज का लीगल राइट देना, उसको वेस्टेड बोलते हैं। नॉट दैट वाला वेस्ट, ये वाला वेस्टेड है कि इन पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में, एग्जीक्यूटिव की। इसीलिए जो प्रेसिडेंट है ना वो एक्ट करता है किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे प्रेसिडेंट एक्ट कर। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, आखिर प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या है? प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या है? पहले तो वो हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं, सेकेंड वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहलाते हैं, थर्ड वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स भी कहलाते हैं। ये तीनों पोजीशन क्या है? हमारे प्रेसिडेंट की रहती है। नेक्स्ट आता है, बट इंडिया में क्या चलता है? इंडिया में चलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसीलिए दोनों के रोल्स अलग अलग हैं। प्रेसिडेंट के रोल्स अलग हैं और प्राइम मिनिस्टर के रोल्स अलग अलग है कॉन्स्टिट्यूशन में। हम नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 58 जो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है? सबसे पहले वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, उसकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिफाइड टू बी लोकसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है नो होल्ड ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? गवर्नमेंट की कोई ऐसी पोस्ट जहां से आपको फाइनेंशियली बेनिफिट मिल रहा हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कैसे होता है। आर्टिकल 54 के अंडर आता है इलेक्शन। इलेक्शन जनरली प्रेसिडेंट को मतलब डायरेक्टली सिटीजन्स इलेक्ट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट सिटीजन्स द्वारा नहीं होता है। उनको कौन इलेक्शन में वोट करता है प्रेसिडेंट के लिए, कौन उनको वो करता है? सबसे पहले उनको जो वोट करते हैं उनको अपन बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। उसमें कौन कौन आता है? इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? सबसे पहला आता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर आते हैं, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूनियन टेरिटरीज के भी इलेक्टेड असेंबली मेंबर्स इसमें पार्ट होते हैं। तो याद रखना कौन कौन मेंबर्स इलेक्ट करता है हमारे प्रेसिडेंट को, ये सब हैं जिनको राइट है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अकॉर्डिंग सर्टेन यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड असेंबली मेंबर्स भी पार्ट हो सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो नॉमिनेट पीपल होते हैं वो वोट नहीं करते हैं। जितने भी नॉमिनेट एमपीस होते हैं ना वो वोट नहीं कर सकते हैं इलेक्शन। है हमारा इलेक्शन मेथड। इलेक्शन मेथड क्या होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड क्या होता है? ये आर्टिकल 54 में है। फर्स्ट मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफरेबल वोट। सबसे पहले ये वाला सिस्टम होता है जिसको अपन ट्रांसफरेबल वोट भी बोलते हैं, मतलब जिसमें प्रेफरेंस रहती है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, लाइक ए बी सी, और ट्रांसफर होते हैं वोट्स। उसको अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स ऑफ ट्रांसफरेबल वोट। और सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट में किसको वोट किया ये सीक्रेट ही रहता है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल माना जाता है। तो दो तरीके होते हैं वोटिंग के, ये दो तरीके होते हैं जो आपको एग्जाम में लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक आता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है वोटिंग का तो ये चीज जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इलेक्शन मेथड के बाद आती है टर्म। प्रेसिडेंट कितने टाइम तक उस प्लेस पे रहते हैं प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 56 में उनकी टर्म की बात होती है। प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड क्या होता है? 5 ईयर्स रहते हैं। उनकी टर्म कितने टाइम की होती है? 5 ईयर्स की होती है। और साथ में उतना टाइम और ऐड होता है जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफिस ज्वाइन न कर ले। तो जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफिस नहीं ज्वाइन करता है तब तक का टाइम भी इसी में इंक्लूड होता है। और मान लो प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होता है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं।
प्रेसिडेंट को दोबारा रीइलेक्ट किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी उसको लिमिट नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी फिक्स लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब करता है कि रीइलेक्शन में इसको हटाया जाए, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि प्रेसिडेंट फिर से रीइलेक्ट हो सकता है। करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स क्या क्या होती है। सबसे पहले पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर्स, सेकेंड है लेजिस्लेटिव पावर, थर्ड है फाइनेंशियल पावर, फोर्थ है जुडिशियल पावर, फिफ्थ है इमरजेंसी पावर, सिक्स्थ है डिप्लोमेटिक पावर, सेवेंथ है मिलिट्री पावर। अब एक एक करके इन पावर्स को डिटेल में समझते हैं कि इन पावर। पहला पॉइंट आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से किसको अपॉइंट करते हैं, अदर मिनिस्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है OM, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं और किसको, वेरियस जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन्स को अपॉइंट करना होता है उनको अपॉइंट करते हैं। तो ये सबसे पहली पावर आती है एग्जीक्यूटिव पावर, जिसमें इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। याद रखना वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को भी एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंडर ही अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहली लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का पार्ट है, तो सबसे पहला पावर है समन द पार्लियामेंट सेशन। पार्लियामेंट की मीटिंग को उनको बुलाने का पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट की। तो राज्यसभा और लोकसभा की जो मीटिंग होती है उनको बुलाने की पावर किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के। सेकेंड लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है प्रेसिडेंट के पास, सेकेंड पावर होती है डिसॉल्व करना लोकसभा को। वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंडर या उसके अकॉर्डिंग लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब उनका करंट टर्म खत्म कर सकते हैं और फ्रेश इलेक्शन फिर से जनरेट कर सकते हैं। पावर है एड्रेस पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, मतलब नए सेशन की बिगनिंग में वो स्पीच देते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लॉज से रिलेटेड जो स्पीच देते हैं उसी को अपन बोलते हैं कि वो पार्लियामेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को। स्पीच देते हैं बिगनिंग ऑफ द सेशन में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में स्पीच देते हैं, गवर्नमेंट की बनाई हुई लॉज और पॉलिसीज से रिगार्डिंग स्पीच देते हैं। है हमारा एसेंट और ऑन बिल। एसेंट ऑन बिल मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट से कोई भी बिल पास होके किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। पार्लियामेंट से बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन प्रेसिडेंट को सही लगता है तो वो अप्रूवल देते हैं और वो अप्रूवल देने के बाद ही वो बिल इन्फोर्स होता है, मतलब लॉ या एक्ट का पार्ट बनता है। लास्ट पावर आती है हमारी ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है ऐसी चीज जब पार्लियामेंट सेशन उसमें ना हो, जब पार्लियामेंट अवेलेबल ना हो तो प्रेसिडेंट कुछ ऐसा लॉ इन्फोर्स करे या इशू करे जो पहले से ही नहीं बताया गया है। प्रोमुलेट का मतलब क्या होता है, अनाउंस करना, बताना, तो वो उसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनेंस प्रोमुलेट। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ की तरह होता है जो बाद में पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है। इस सिचुएशन के टाइम में इशू होता है कि चलो दोनों चीज़ों की मीटिंग नहीं हो सकती और इमीडिएट एक्ट लेना है तो प्रेसिडेंट इस चीज़ को इशू कर सकता है। ये तभी इशू होता है जब इमीडिएट कंडीशन हो कि अभी कुछ मीटिंग नहीं हो पा रही है और इमीडिएटली इशू करना है तो ये इशू किया जाता है एंड बाद में पार्लियामेंट को इसके बारे में नॉलेज दी जाती है। ऑर्डिनेंस का मतलब याद रखना, पार्लियामेंट बंद है, पार्लियामेंट क्लोज है और प्लस इमीडिएट नीड है, तब जाके ये इशू होता है। इमीडिएट नीड याद रखना, ऑर्डिनेंस इज इक्वल्स टू पार्लियामेंट क्लोज प्लस इमीडिएट नीड। पावर, फाइनेंशियल पावर में सबसे पहले क्या आता है, मनी बिल। मनी बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी। नेक्स्ट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में जब प्रेजेंट होता है तो वो प्रेसिडेंट के नाम से प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पावर्स के बारे में। नेक्स्ट पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के पास, जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर आर्टिकल 72 के अंदर आती है।
पार्डन, पार्डन का मतलब होता है क्षमा कर देना, क्षमा मतलब माफ कर देना। जैसे किसी को मान लो सीरियस पनिशमेंट मिल रही है, जैसे डेथ की पनिशमेंट है, तो उसको कंप्लीटली कैंसिल कर देना, क्षमा कर देना, इसको डेथ नहीं देनी, डेथ की पनिशमेंट नहीं देनी है। सेकंड है रिप्राइव, का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट को पोस्टपोन कर देना, मतलब जो आज होने वाली डेथ पनिशमेंट्स होती हैं उसको पोस्टपोन करके बाद में देना। नेक्स्ट है रिस्पाइट, रिस्पाइट मतलब कुछ परिस्थितियों में राहत दी जा सकती है। जैसे सपोज कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी पनिशमेंट को थोड़ा कम किया जा सके, या किसी को सीरियस प्रॉब्लम है, कोई इलनेस है, तो उनकी पनिशमेंट को थोड़ा कम किया जा सके। नेक्स्ट है रीमिशन, रीमिशन का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट को देखते हुए, मतलब इंसान में सुधार देखते हुए पनिशमेंट को कम भी किया जा सकता है। मान लो 10 साल की जेल होने वाली है तो उसको 6 साल की जेल कर दी, तो रीमिशन। नेक्स्ट है कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कम्यूटेशन का मतलब होता है जितनी हार्शर पनिशमेंट मिलने वाली थी, हार्शर पनिशमेंट न देके लाइटर पनिशमेंट दे रहे हैं। मतलब पनिशमेंट डेथ की थी लेकिन पनिशमेंट चेंज होके उम्र कैद की कर दी गई है, तो जो बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट थी उसको चेंज करके थोड़ा लाइट किया गया, उम्र कैद की पनिशमेंट दी गई है। नेक्स्ट पावर्स के बारे में, इमरजेंसी पावर, प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स होती हैं। इमरजेंसी पावर्स कहाँ से आती है, इमरजेंसी प्रोविजन से आती है इमरजेंसी पावर। सबसे पहली पावर है नेशनल इमरजेंसी पावर, जो हमको कहाँ से मिली है, आर्टिकल 352 से मिली है। जब नेशन की सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट होता है, युद्ध की कंडीशन हो, वॉर की कंडीशन हो, तब ये पावर्स को यूज किया जाता है। इसका सिंपल सा यूसेज बताती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ। जब दूसरी कंट्री इंडिया पे अटैक करे उस टाइम पे इन पावर्स का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको बोला गया है नेशनल इमरजेंसी पावर्स। पावर की बात करते हैं। नेक्स्ट पावर आता है प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल किसके अंदर आता है, प्रेसिडेंट्स रूल आता है आर्टिकल 356 के अंदर। इसमें अगर मान लो गवर्नमेंट, किसी स्टेट की, किसी जगह की गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करती है तो उस पर प्रेसिडेंट 356 आर्टिकल यूज कर सकता है। उसमें वो बता सकता है गवर्नर की रिपोर्ट देके या उनके ये इंफॉर्मेशन लाके, और वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट पे अपने पावर्स लगा सकता है, मतलब अपना रूल चला सकता है, उनको रिमूव कर सकता है, उनकी पावर्स को हटा के खुद उसका कंट्रोल ले सकता है। एग्जाम्पल क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर काम नहीं करती है तो प्रेसिडेंट अपना रूल लगा सकता है, मतलब 356 एक्ट के अंडर वो अपना एक्शन ले सकते हैं अगर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है। तो बात करते हैं इंडिया के किसी पार्ट को, किसी स्टेट को फाइनेंशियली इमरजेंसी की जरूरत है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट हो या उसके क्रेडिट को थ्रेट हो, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की पावर लगाई जा सकती है। उसको वो आर्टिकल कौन से में मेंशन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी की पावर। में जो सेंटर है ना वो स्टेट्स को ना फाइनेंस के रिलेटेड डायरेक्शन दे सकता है, गवर्नमेंट को गाइडेंस मिल सकती है उनकी सैलरी और अलाउंसेस के रिगार्डिंग, तब इस पावर को यूज होता है। वैसे ये पावर अभी तक इंडिया में कभी इम्पोज नहीं हुई है। 52 की पावर देश के लिए, 356 की पावर स्टेट्स के लिए एंड 360 की पावर फाइनेंस के लिए। पावर्स कौन सी है, डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या आती है, ऑफिशियल रिलेशनशिप विथ फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड पावर्स इसमें आती है। इसको समझते हैं डिटेल में। प्रेसिडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के कारण इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या आता है, सबसे पहले रिसीव फॉरेन एम्बेसडर्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट है ना वो उनको जो भी रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन से इंडिया आता है वो अपने क्रेडेंटल्स, जो उनकी क्रेडेंटल्स मतलब जो आइडेंटिटी और प्रूफ है वो प्रेसिडेंट को दिखाता है और प्रूफ करता है कि वो पर्टिकुलर कंट्री से है, तो वो सब रिसीव करना किसका काम होता है, प्रेसिडेंट का काम होता है। अगर कोई फॉरेन कंट्री का एम्बेसडर अगर हमारी कंट्री में आ रहा है और उनके आइडेंटिटी प्रूफ ये सब चीजें कौन देखते हैं, प्रेसिडेंट देखते हैं। टू अपॉइंट डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को किसको अपॉइंट करना है, ये पावर भी किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। मतलब हमारे इंडिया का कोई पर्सन
ऐसा एम्बेसडर दूसरी कंट्री में जाता है और उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करता है हमारे प्रेसिडेंट और भी हेड से एडवाइस लेता है, फिर जाके अपॉइंट होता है। प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, हेड ऑफ काउंसिल, इन सब की एडवाइस लेके फिर ही किसी को अपॉइंट करता है फॉरेन एम्बेसडर के लिए। प्रेसिडेंट के नाम पर इंडिया किस में एंटर कर सकता है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स में एंटर कर सकता है। ये पावर किसके हाथ में? पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है। एग्जाम के लिए एक टिप देती हूँ, एक पॉइंट जरूर मेंशन करना, प्रेसिडेंट जरूर डिप्लोमेटिक पावर्स के हेड है, लेकिन एक चीज याद रखनी है हमको, प्रेसिडेंट हेड होने के बाद भी उनकी जो पावर्स हैं उनको किसकी एडवाइस पे चलना होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे चलना होता है। मतलब उनसे सलाह लिए, उनके एड के बिना वो भी ऐसे अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो हाँ, हेड ऑफ काउंसिल्स की एडवाइस पे उनको डिस्कशन के बाद ही डिसीजंस लिए जाते हैं। अब हमारे नेक्स्ट पावर्स के बारे में, नेक्स्ट पावर्स है मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स में क्या होता है? मिलिट्री पावर्स में प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस बोला जाता है। वैसे तो ये डिफेंस फोर्सेस में इनका हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है एंड हेड ऑफ काउंसिल्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। इन मिलिट्री पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क के अंडर ही एक्सरसाइज होती हैं। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 74, इस पे हम बढ़ते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 74 बताता है, आर्टिकल 74 बताता है प्रेसिडेंट जो भी करता है वो किसकी एड और एडवाइस से करता है? वो किसकी एडवाइस लेता है प्रेसिडेंट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? हमारे पीएम उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। अब सिंपल सा मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। तो याद रखना, आर्टिकल 74 क्या बताता है कि प्रेसिडेंट जो भी है वो किसकी एडवाइस पे एक्ट करते हैं? COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे एक्ट करते हैं और उनका हेड है पीएम। कॉन्स्टिट्यूशन ने अरेस्टेड पर्सन को कुछ सेफगार्ड्स दिए हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22। होता क्या है? आर्टिकल 22 का मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन देना अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट। इस वर्ड है जो थोड़ा न्यू लग सकता, वो वर्ड क्या है? डिटेंशन। डिटेंशन का सिंपल सा मतलब है हिरासत में रखना, किसी को रोक कर रखना। हिरासत में रखना मतलब किसी को रोक कर रखना। करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, डिटेंशंस कैसे होते हैं? प्रोविजंस के अकॉर्डिंग दो तरीके की डिटेंशन है। सबसे पहला डिटेंशन है ओरिजिनल पुनिटिव डिटेंशन। इसका मतलब है किसी के ऊपर किसी ऑफेंस के लेके पहले से ही क्रिमिनल मतलब प्रोसीडिंग की जा रही है कि उसने वो क्राइम किया है या जो भी फॉल्ट किया है उससे रिलेटेड उसको अरेस्ट किया गया है। सेकेंड है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें पर्सन को कब अरेस्ट करते हैं? तब अरेस्ट करते हैं जब ऐसा सोचा जाए कि ये फ्यूचर में हार्म कर सकता है। इसमें ऑलरेडी पर्सन के ऊपर एलिगेशन है फर्स्ट वाले में, और इसमें फ्यूचर में कुछ कर दे इसीलिए उसको अरेस्ट किया गया है। तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी या पुनिटिव डिटेंशन। फर्स्ट क्लॉज आता है हमारा आर्टिकल 22 का, मतलब फर्स्ट क्लॉज है राइट टू नो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट के ग्राउंड्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी पर्सन को अगर पुलिस डिटेंशन में ले रही है, पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है, तो उसको रीज़न बताना है कि वो सामने वाले को क्यों अरेस्ट कर रही है। अगर सामने वाले को रीज़न नहीं पता होगा तो उसे क्या पता है किस रीज़न के लिए डिफेंस करना है। तो इसीलिए रीज़न बताना एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज रवि नाम के पर्सन को पुलिस चीटिंग के केस में मतलब अरेस्ट कर रही है। अब वो उसे कोई रीज़न ही नहीं बताया जा रहा है, तो उसे कैसे मालूम चलेगा कि किस चीज़ पे मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। इसीलिए सबसे पहला राइट है राइट टू नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। किस बेसिस पे, किस रीज़न पे आप अरेस्ट कर रहे हो, वो राइट है जानने का। सामने वाले को, जिसको आप अरेस्ट किया जा रहा है, उसको पूरा राइट से उसको पता होना चाहिए आप किस बेसिस पे उनको अरेस्ट कर रहे हो।
राइट हमको क्या मिलता है, आर्टिकल सेम क्लॉज में राइट है, राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है वो ये राइट है उसके पास कि वो लॉयर को कंसल्ट कर सकता है। मतलब वो पुलिस को बोल सकता है कि वो लॉयर से कंसल्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे अपना डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए, अपना पॉइंट रखने के लिए लॉयर को कंसल्ट करने का राइट है। और ये राइट हमको कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ताकि 22 का क्लॉज 2 क्या बताता है, आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 बताता है जिसको भी अरेस्ट किया गया है उसे 24 आवर रूल चलता है। 24 आवर में आपको उसको किसके सामने प्रोड्यूस करना है, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। और याद रहे इसमें ट्रैवलिंग टाइम जो है ना वो मायने नहीं रखेगा, वो काउंट नहीं होगा। जितना भी ट्रैवलिंग टाइम है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज किसी क्रिमिनल है ए को आपने अरेस्ट किया है सुबह 10 बजे अरेस्ट किया है, मान लो मंडे को अरेस्ट किया है 10 बजे, तो ट्यूसडे को उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही है। 10 बजे तक ट्यूसडे को प्रोड्यूस करना ही है। तो 24 आवर रूल रहता है। तो ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को याद रखना है। क्या पुलिस किसी को 24 आवर्स से ऊपर रख सकती है अरेस्ट करके? हाँ, अगर मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी है तो रखा जा सकता है, वरना नहीं, क्योंकि ये फिर रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। 22 के क्लॉज नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है। कैसे एक्सेप्शंस, किन किन पे रूल नंबर 1 मतलब क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 अप्लाई नहीं होता है। क्लॉज नंबर 1 आपको पता है कि ग्राउंड्स जानना कि क्यों अरेस्ट किया गया है, लॉयर चूज करना, और इसमें क्लॉज नंबर 2 मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना। किस टाइम पे ये चीज़ें नहीं अप्लाई होती है? सबसे पहले एनिमी एलियन। एनिमी एलियन का मतलब होता है ऐसा पर्सन, ऐसा फॉरेन पर्सन जो इंडिया के साथ वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व कंट्री का सिटीजन हो। इंडिया किसी के साथ वॉर में है, किसी कंट्री के साथ वॉर में है और उस कंट्री का सिटीजन इंडिया में है, तो उस पर क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी पर्सन को पहले से ही अरेस्ट किया जाना ताकि वो फ्यूचर में हार्म न पहुंचा सके। ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक हार्मफुल एक्ट से बचने का तरीका है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है अगर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन है कोई पर्सन जो हमारे कंट्री के लिए हार्मफुल है, कुछ भी हार्म पहुंचा सकता है, तो उसको लीगल कंडीशंस के बाद उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 22 का क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या बोलता है? सेफगार्ड्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। सेफगार्ड्स क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन के? 3 मंथ्स बियॉन्ड, अगर 3 मंथ्स के बाद भी आपको डिटेंशन कंटिन्यू रखना है तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस रहती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड्स में कौन आता है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज आते हैं। हाई कोर्ट में जो रह चुके हैं जज, मतलब एक्स जज रह चुके हैं, वो भी हो सकते हैं, एंड जो क्वालिफाइड हैं जज बनने के लिए वो भी एडवाइजरी बोर्ड का पार्ट होते हैं। तो याद रखना क्लॉज नंबर 4 क्या बताता है? सेफगार्ड्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 को याद रखना, 3 मंथ्स प्लस एडवाइजरी बोर्ड AB, ऐसे याद रखोगे तो आपको इजी रहेगा लर्न करने के लिए। आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में क्या बताया जाता है कि अथॉरिटी को, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है, उसके पास अथॉरिटी को उनको रीज़न बताना पड़ेगा, ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे किस ग्राउंड पे आपने उनको अरेस्ट किया है, और उसको डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये कब होता है? ये क्लॉज नंबर 5 में ये होता है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 के क्लॉज 6 के बारे में। आर्टिकल नंबर 22 के क्लॉज 6 क्या बोलता है? पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शन। पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शन का मतलब ये है कि अथॉरिटी को ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है
जो हार्म पहुंचा सकती है, जो जनरल पब्लिक को हार्म पहुंचा सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है। अब आता है हमारा आर्टिकल 22 का क्लॉज 7। क्लॉज 7 क्या होता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लॉ बनाने के लिए सर्टेन मैटर्स में पावर किनके पास चली जाती है? पार्लियामेंट के पास चली जाती है। कब होता है? ये तब होता है जब 3 मंथ्स के बाद वो कंटिन्यू रहे, तब जाके ये चीज़ पार्लियामेंट के उस पर चली जाती है कि अब आप देखो, जब एडवायरी बोर्ड की इंक्वायरी के टाइम, इन सब टाइम पे ये पावर पार्लियामेंट के पास आ जाती है। करते हैं हम कि हमें आर्टिकल 22 की ज़रूरत क्यों पड़ी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या इम्पोर्टेंस है। आर्टिकल 22 को बैलेंस से चलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देता है कि वो इंसान की इंडिविजुअल लिबर्टी और स्टेट की पावर दोनों के बीच में बैलेंस चला सके। स्टेट के पास पावर्स तो हैं कि गलत के लिए पर्सन को अरेस्ट करो, पर साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ये भी सेफ करके चलता है कि कोई गलत तरीके से अरेस्ट ना हो, किसी पे गलत एलिगेशंस ना हो। इसीलिए आर्बिट्रेरी अरेस्ट से बचने के लिए, उस डिटेंशन से बचने के लिए आर्टिकल 22 हेल्प करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पूरा टॉपिक। आई होप अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली है ना, मतलब आपने अपना LLB फर्स्ट सेमेस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का रिवीजन एकदम कर चुके हो। तो अब आप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।